इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो अब सरकार ने बिल्कुल ही विथड्रॉ कर दिया है। तो इस करके हमारी उस एंगल पे भी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया है, तो जो लोग शेयर की सेल और परचेज़ करते थे, उनके लिए भी थोड़ा-सा टैक्स की लायबिलिटी अब बढ़कर दिखती हुई नज़र आएगी अगले साल में। और बाकी एक चीज़ है जो आम इंसान के लिए थोड़ी-सी ठीक है या राहत के लिए है कि सरकार ने जो सोने की और गोल्ड, प्लैटिनम और हाँ। सोने का भाव हमें गिरता हुआ दिखता नज़र आ सकता है। नहीं, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते थे। पर इस बजट में सरकार ने जो एक काम करा है, वो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो पहले 15% लगती थी, सरकार ने उसको घटाकर अब 6% कर दिया है। करोड़ का फ़ायदा होगा उनके रिडम्पशन पे इस प्राइस गिरने के बाद, क्योंकि अब जो भी प्राइस पे वो रिडीम होंगे वो मार्केट प्राइस होगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊँ तो इसमें सरकार का 9,000 करोड़ का फ़ायदा है। देखिए, गोल्ड अभी भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ही है, पर सरकार ने गोल्ड की हम्म। मतलब मैं एक बात आपको बताऊँ कि सरकार ने कोई प्राइस के साथ चेंज नहीं करा है। हाय, मेरा नाम मुस्कान है। आप हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। वहीं आज मोदी सरकार ने अपना 2024 का बजट पेश किया है। वहीं हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट नितिन शर्मा जी मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनको ये बजट कैसा लगा, उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। शुक्रिया मुस्कान जी। तो जैसे कि आज मोदी सरकार ने अपना सरकार बनने के बाद अपना पहला बजट पेश करा है, तो हाँ जी। ये बजट अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और ठीक बजट है, क्योंकि सरकार ने अपना फिस्कल डेफिसिट 4.9% पे ही अ, रखा है, जो कि एक लंबे समय के लिए हमारे देश के लिए अच्छी बात है। बट अगर हम इस बजट को एक मिडल क्लास इंसान के नज़रिए से हाँ। देखें, तो जो उम्मीद थी कि अ, एक मिडल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयी को कुछ राहतें ज़्यादा मिलेगी और कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो हमें दिखता हुआ नज़र नहीं आया। क्या लगता है आपको, मिडिल क्लास वालों के हाथ ज़्यादा ही आए कि कुछ इस बजट में आपको लगता है कि कुछ हुआ है, थोड़ी बहुत होप्स आपके आपको लगती है कि कुछ हाथ नहीं आए, बस ऐसे ही प्रॉमिसेस हाथ आए हैं? अ, नहीं, देखिए, ऐसा है कि बजट में जो एक सैलरीड एम्प्लॉयी के लिए एक उम्मीद थी कि टैक्स की स्लैब को थोड़ा इंक्रीज़ किया हुँ। जाएगा, या फिर कुछ और डिडक्शंस होती हैं जो हमारी उनको इंक्रीज़ करा जाएगा। तो सरकार ने उसकी तरफ एक कदम तो उठाया है, बट जितनी उम्मीद थी उससे वो चीज़ काफ़ी कम हुई है कि जैसे अब सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 कर दिया है, और जो न्यू रिजाइनमेंट इनकम टैक्स के स्लैब्स थे, उसको भी उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है। बट अगर हम एक बात करें कि जितना उम्मीद थी कि उस चीज़ को बढ़ाया जाना चाहिए, वो एक सैलरीड एम्प्लॉयी के लिए नहीं बढ़ाया है। और दूसरी तरफ एक और जो एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ जिसकी उम्मीद नहीं थी, जो सरकार ने कर दी है, वो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एक हमारा टैक्स लगता था हुँ, कि हुँ। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी बेचते थे या कोई शेयर्स बेचते थे, तो सरकार ने उसको भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को भी 10 से 12.5% कर दिया है, और जो कि एक हमें पहले और फ़ायदा मिलता था इंडेक्सेशन का, सरकार ने उसको भी विथड्रॉ कर लिया है। तो अगर आप एक आम आदमी के नज़रिए से इस चीज़ को समझे, तो एक आम आम आदमी को जहाँ पे पहले प्रॉपर्टी या शेयर बेचने पे पहले कम टैक्स देना पड़ता था, अब उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों के ही टैक्स एक आम आदमी के लिए बढ़ चुका है, और एक निवेशक के लिए भी वो एक बोझ ही है और कुछ नहीं। तो ये एक चीज़ थी जो हमें लगा कि सरकार ने बढ़ा दी है एक मिडल क्लास के लिए, बट सैलरी के लिए जितना सोचा, कुछ डिडक्शंस बढ़ी हैं, बट जितनी सोची थी उतनी उसमें राहत नहीं मिली है। सर, अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब में आप पूरी एक थोड़ी-सी डिटेल्स में बताइए कि क्या-क्या चीज़ें बढ़ी है, क्या-क्या चीज़ें कम हुई है, किससे आम इंसानों को फ़ायदा हो सकता है, किससे आम इंसानों को फ़ायदा नहीं हो सकता? देखिए, तो सबसे पहले हम सैलरी वालों के लिए ही शुरू कर लेते हैं।
तो जैसे कि पहले एक स्टैंडर्ड जी। डिडक्शन जो हमें मिलती थी, वो हमें पिछले साल तक 50,000 तक की मिलती थी। अब सरकार ने उसकी लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है, तो जिससे कि अब जो एक टैक्स देना पड़ता था, वो थोड़ी लायबिलिटी कम होगी, जो भी जिस ब्रैकेट में आता है उस हिसाब से। और जो एक स्लैब्स थी न्यू डिजाइन के अंदर, जैसे कि पहले थी अप टू 3 लाख टू 6 लाख तक 5%, 6 से 9 में 10, 9 से 12 में आई थिंक 20% थी, 15% थी, 12 टू 15, 20 और 15 से ऊपर 30%। तो उसमें भी सरकार ने उस स्लैब को बढ़ा के अब 3 से 7, 7 से 3 से 7 तक 5%, 7 से 10 तक 10%, 10 से 12 तक 20%, और 15%, और 12 से 15 तक 20%, और फिर 15 लाख से ऊपर 30%। तो जो एक हायर इनकम क्लास थी, जो 15 लाख से ऊपर कमा रही थी, उनके लिए इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बट जो एक लोअर इनकम क्लास थी, जो अप टू 10 लाख तक या 12 लाख तक कमा रहे थे, उनके लिए हाँ, इसमें कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप कंपैरिज़न करेंगे सिर्फ़ स्लैब्स का, तो अराउंड जब तक आप 15 लाख तक अगर आपकी इनकम है, तो आपको 17,500 रुपए कम रफ़ली टैक्स पे करना पड़ेगा। जो इंसान पहले 15 लाख कमा के तकरीबन एक 40 या 50 के करीब रहता था, अब इसमें उसको 15 से 17,000 रुपए कम टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर सर, आप अगर देखेंगे शेयर कि मार्केट की बात करें। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़। प्लीज सर, आप कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद करते हैं। हाँ, हाँ, नहीं और जो एक दूसरी तरफ अगर हमें निवेशकों के नज़रिए से इस चीज़ को देखें, तो पहले जो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्सेस देने पड़ते थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब जो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पे था, अब वो 20% पे आ गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% पे था, वो 12.5% पे आ गया है। और जो पहले प्रॉपर्टीज़ पे हम टैक्स देते थे, तो हमने जैसे कोई प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले परचेज़ करी है, लेट्स से 50 लाख की, तो हमें उसपे कुछ ना कुछ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो अब सरकार ने बिल्कुल ही विथड्रॉ कर दिया है। तो इस करके हमारी उस एंगल पे भी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। सर, अगर शेयर मार्केट की बात करें, तो शेयर मार्केट में जो है गिराई, आप अ, उसको किस तरीके से देखते हैं? कि डाउन। हाँ जी, तो अगर शेयर मार्केट पे आएँ, तो सबसे पहले तो जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते थे, उनके लिए थोड़ी-सी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकार ने अपना एसटीटी जो है, वो फ्यूचर्स में 0.02% और ऑप्शंस में भी फ्यूचर ऑप्शंस में भी 0.01% बढ़ा दिया है, जो एक एसटीटी लगता था टैक्स। तो उस करके जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते थे, उनके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं, और जो लोग जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया है, तो जो लोग शेयर की सेल और परचेज़ करते थे, उनके लिए भी थोड़ा-सा टैक्स की लायबिलिटी अब बढ़कर दिखती हुई नज़र आएगी अगले साल। और बाकी एक चीज़ है जो आम इंसान के लिए थोड़ी-सी ठीक है या राहत के लिए है कि सरकार ने जो सोने की और गोल्ड, प्लैटिनम और हाँ, गोल्ड सिल्वर की पे, बात करें, हाँ। हाँ जी। वो उसपे बेसिक कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर रफ़ली 6% पे कर दी है। तो हुँ, इस पे सोने के प्राइसेज़ पे अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि हुँ। रफ़ली अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, तो अराउंड 5,80,000 या 5,90,000 प्रति किलो के हिसाब से सोने का भाव हमें गिरता हुआ दिखता नज़र आ नहीं, अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड को एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते थे, लेकिन गोल्ड की जो वो है, वो प्राइस बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है। अब आपको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती थी। नहीं देखिए, गोल्ड अभी भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ही है। पर सरकार ने गोल्ड की हुँ, मतलब मैं एक बात आपको बताऊँ कि सरकार ने कोई प्राइस के साथ चेंज नहीं करा है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में ही डिसाइड होती है। सरकार ने, जैसे कि हम पहले, हुँ, अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊँ, तो हम इंडिया रफ़ली 850 टन के करीब गोल्ड इम्पोर्ट करता है। उसमें से 70% हमारा ज्वेलरी बनाने में या उन सब में चला जाता है। तो अब जो पहले हम गोल्ड इम्पोर्ट करते थे, तो उसपे हमारा तकरीबन जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती थी, जो एक इम्पोर्ट ड्यूटी जिसको आप कह सकते हैं, वो लगती थी तकरीबन 15%। पर इस बजट में सरकार ने जो एक काम करा है, वो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो पहले 15% लगती थी, सरकार ने उसको घटाकर अब 6% कर दिया है। तो इस करके जो अब एक हुँ, टैक्स की अमाउंट सरकार के पास जाती थी, कुछ भी हम जब गोल्ड इम्पोर्ट करते थे, वो अब 15% से घटकर सरकार के पास सिर्फ 6% जाएगी। तो अगर आप इसको एग्जांपल से समझे, तो अगर आप पहले ₹100 का गोल्ड इम्पोर्ट करते थे, तो उस पे अगर आप पहले ₹15 का टैक्स सरकार को देते थे, अब सिर्फ आपको ₹6 का देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हुई है, इस करके मतलब गोल्ड का जो प्राइस है, वो अराउंड जो भी है 9% से हमें गिरावट देखने को मिलेगी, हुँ। जो कि रफ़ली अराउंड, अगर आप कैलकुलेट करेंगे पर केजी के हिसाब से, तो 5,90,000 या 6 लाख के करीब
आता है। तो अगर आप इंटरनेट मतलब उस पे भी देखेंगे, हमारी कमोडिटीज़ पे भी जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी 4 से 5% डाउन आ चुका है। तो इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली हमारे जो लोग हैं जो गोल्ड खरीदने जाते हैं अल्टीमेटली उनको मिलेगा। पर इसके पीछे जो एक हमें मतलब जो समझ आ रहा है मुद्दा कि लोग आजकल गोल्ड को एज़ अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो लोग सरकार की जो एक स्कीम थी एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी खरीदते थे क्योंकि उसमें आपको जो गोल्ड का प्राइस था एग्ज़ैक्टली उस प्राइस पे आपको बिना किसी मेकिंग चार्जेस के गोल्ड मिल जाता था और साथ में 2.5% का आपको ईयरली इंटरेस्ट पे मिलता था। तो उन लोगों के लिए ये थोड़ी-सी चिंताजनक बात है क्योंकि अब जैसे किसी ने पिछले साल एसजीबी बॉन्ड या कुछ गोल्ड बॉन्ड खरीदा होगा, सपोजिंगली किसी के पास गोल्ड बॉन्ड पड़ा होगा। तो अब अगर इस साल सरकार उसको रिडीम करेगी, तो सिंस सरकार ने प्राइस गिरा दिए हैं, तो जिसके पास वो इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे सीधा-सीधा ये जो भी 6,000 या 6,500 पर 10 ग्राम का जो है वो लॉस देखने को मिल सकता है क्योंकि उस टाइम पे जब उसने एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करी थी, तब उसने इंक्लूडिंग सारे टैक्सेस वगैरह वो प्राइस पे करा था। पर अब सिंस टैक्सेस कम हो गए हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार को भी और इसके पीछे एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सरकार ने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि सरकार को भी तकरीबन 9,000 करोड़ के एसजीबी रिडीम करने हैं आने वाले समय में। तो अब सरकार को मतलब सॉरी अपॉलजीज़ मतलब सरकार को भी जो एसजीबी रिडीम करने हैं, तो उसपे जो एक आंकड़ा एक एस्टिमेट आया है, वो ये है कि सरकार को 9,000 करोड़ का फ़ायदा होगा उनके रिडम्पशन पे प्राइस गिरने के बाद क्योंकि अब जो भी प्राइस पे वो रिडीम होंगे वो मार्केट प्राइस होगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊँ तो इसमें सरकार का 9,000 करोड़ का फ़ायदा है जो कि अब एक आम इंसान को फ़ायदा आगे और चल जो जाएगा कि बाकी सरकार ने ये अपना 9,000 करोड़ का फ़ायदा हाँ, हाँ। कर लिया है ये प्राइस कम करके। हुँ, हुँ। चलो ये हमारा नितिन शर्मा जी, हमने इनसे बात करी कि इनको एक आम इंसान के लिए कैसा जो में इस लाइफ में कैटेगरी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मुस्कान जी, मुझे भी आपसे कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू।